हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 14 दैट इज़ विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन का पार्ट 3। इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी हैं, 2 पार्ट की वीडियो बन चुकी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उनको जाके देखिए, जिससे कि आपको सारे के सारे एस्पेक्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं रिगार्डिंग द चैप्टर। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म आपका, और साइक्लोन्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि थंडरस्टॉर्म क्या होते हैं। Many a times rain is associated with lightning, right? बारिश के साथ साथ lightning भी होती है, thundering भी होती है. So storm with lightning and thunder is called as thunderstorm. अब हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज जैसे कि इंडिया भी है, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म्स काफी फ्रिक्वेंटली आते हैं। आप सबने ऑब्जर्व किए होंगे, राइट? बारिश के साथ साथ बिजली चमकती है, थंडरिंग होती है, तो वो है हमारा थंडरस्टॉर्म, राइट? फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म। देखते हैं कि थंडरस्टॉर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं। समर सीजन में वार्म एयर राइजेस अप विद लॉट्स ऑफ मॉइस्चर। राइजिंग टेम्परेचर से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स क्रिएट होती हैं, राइट? अब ये विंड्स जब अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में जाएंगी तो वहां क्या होगा, वहां क्योंकि टेम्परेचर कोल्ड है तो उसकी वजह से मॉइस्चर रैपिडली कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, या फिर वो फ्रीज हो जाते हैं एंड देन दे फॉल डाउन, दोबारा से अर्थ के सरफेस पे आएंगे एज रेन और हेल, राइट? और इस वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। एक तरफ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स है और दूसरी तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल्स जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, and the friction due to the movement of the falling water droplets and ice crystals along with the rising air create lightning and sound. इस friction की वजह से create होती है lightning and sound और इसे हम कहते हैं thunder storm, alright? तो आप देख सकते हैं कि वार्म एयर राइजेस अप, एक तरफ वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, राइट? स्ट्रॉन्ग विंड करंट्स ऊपर की तरफ जनरेट हो रहे हैं, ऊपर जाके वो कंडेंस हो रही हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे की तरफ आ रही हैं, राइट? और इनकी फ्रिक्शन की वजह से होती है लाइटनिंग एंड थंडर और क्रिएट होता है थंडर स्टॉर्म, ओके? अब जब भी थंडर स्टॉर्म आता है, तेज बारिश होती है, लाइटनिंग होती है, थंडर होता है, तूफान आता है, राइट? उस वजह से क्या होगा, जगह जगह पानी भर जाता है, हाउसेस, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, इन सबको डैमेज पहुंचता है और जहां जहां लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, बिजली कड़कती है, वहां पर भी डैमेज होता है, राइट? अगर डायरेक्टली आप पर लाइटनिंग गिर जाए, बिजली गिर जाए तो आप मर भी सकते हैं, राइट? इसीलिए जब भी थंडरस्टॉर्म आएगा आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। देखते हैं वो प्रिकॉशंस क्या है। Number 1, do not take shelter under an isolated tall tree. If you are in a forest, take shelter under a small tree. कभी भी किसी टॉल ट्री के नीचे शेल्टर मत लीजिए जब लाइटनिंग पड़ रही है, क्योंकि टॉल ट्री पर लाइटनिंग गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। एक स्मॉल ट्री के नीचे आप खड़े हो सकते हैं। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ओपन ग्राउंड में कभी भी मत जाइए, वहां पर जाकर मत बैठ जाइए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटालिक एंड। जब भी लाइटनिंग गिरती है तो अगर आपके पास कोई अम्ब्रेला है जिसका एंड जो है वो मेटालिक है, तो आप हाई रिस्क पे आ जाते हैं, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो लाइटनिंग उससे पास कर सकती है, राइट? और आपको करंट लग सकता है। उसके अलावा डू नॉट सिट नियर अ विंडो, ओपन गैराजेस, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स, ये सब जगहें भी दे आर नॉट सेफ टू टेक शेल्टर, क्योंकि आपको लाइटनिंग पड़ने का खतरा है। अ कार और अ बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। अगर आप पानी में हैं तो पानी से बाहर निकलिए, किसी बिल्डिंग के अंदर जाइए। जब भी लाइटनिंग गिर रही है तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, टेलीफोन, इन सबको टच मत करिए, हो सकता है आपको करंट लग जाए, राइट? तो ये है कुछ प्रिकॉशंस जो आपको लेने हैं इन केस ऑफ थंडरस्टॉर्म। तो चलिए अब बात करते हैं साइक्लोन्स की, जिसे हम हिंदी में चक्रवात भी कहते हैं। अब अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो आपने साइक्लोन्स को फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन अगर आप कोस्टल एरियाज में नहीं रहते तो आपने साइक्लोन्स एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। इसलिए पहले ये देखते हैं कि साइक्लोन्स में होता क्या है।
अब आपने देखा होगा कि साइक्लोन्स में क्या होता है, तेज हवाएं चलती हैं, बहुत ही हाई स्पीड विंड्स चलती हैं, बारिश होती है। इस वजह से सी का जो वाटर लेवल है वो राइज हो जाता है और पानी जो है वो लो लाइंग कोस्टल एरियाज में घुस जाता है, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, राइट। अब देखते हैं कि ये साइक्लोन्स जो हैं वो बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। अब cyclones are usually formed overseas in tropical areas near the equator. So जो tropical areas हैं near the equator, उसमें warm ocean water में cyclones बनते हैं, ठीक है। cyclones कहाँ बनते हैं, oceans में बनते हैं और usually tropical areas में बनते हैं, ठीक है। Alright, डिटेल में पढ़ते हैं। So cyclones are usually formed overseas in tropical areas near the equator. अब होता क्या है, जब बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, अब ट्रॉपिकल एरियाज में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, सनलाइट बहुत तेज रहती है, तो सन हीट्स द ओशियन वाटर, ठीक है। तो जब ओशन वाटर हीट होगा तो वाटर इवेपोरेट करेगा, वेपर बनाएगा बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट अब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा, राइट। अब यही सन जो है वो वहां की एयर को भी हीट कर रहा है, राइट। अब वार्म मॉइस्ट एयर क्या करेगी, इट विल राइज अपवर्ड क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। ये सब तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ये सब क्यों होता है, राइट। अब यही वार्म मॉइस्ट एयर जब अपर कूलर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में जाएगी तो वहां वाटर वेपर ठंड की वजह से कंडेंस हो जाएगा और थिक क्लाउड्स बनाएगा, और जब वो कंडेंस होगा तो उसकी हीट रिलीज भी हो जाएगी, राइट। इवेपोरेशन के टाइम हीट अब्जॉर्प्शन हुई थी, तो कंडेंसेशन के टाइम हीट रिलीज हो जाएगी बैक टू द एटमॉस्फेयर। अब ये जो हीट रिलीज हुई अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से क्या होगा, वहां की हवा फिर से गर्म हो जाएगी, फिर से वार्म एयर जो है ऊपर की तरफ उठेगी और ये जो लो प्रेशर सिस्टम है वो इंटेंसिफाई होता जाएगा, राइट। काफी ज्यादा प्रेशर जो है वो डाउन हो जाएगा। अब जब बहुत ज्यादा इंटेंसिफिकेशन हो गई लो प्रेशर की, तो क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया से ज्यादा एयर विल रश टुवर्ड्स दिस लो प्रेशर एरिया और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। इस डायग्राम में देखते हैं, यही हमने कहा कि जैसे जैसे वार्म ओशन वाटर ऊपर की तरफ जाएगा, वार्म मॉइस्ट एयर, तो सबसे पहले क्या हुआ कि हीट अब्सॉर्ब करेगा और वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या होगा, कूलिंग की वजह से कंडेंसेशन हो जाएगी और थिक क्लाउड्स बनाएगा और रिलीज कर देगा अपनी हीट को। अब ये जो हीट रिलीज हुई इससे क्या होगा, फर्दर मान लीजिए यहाँ हीट रिलीज कर दी और क्लाउड्स बना दिए इस वार्म मॉइस्ट एयर ने। अब ये जो रिलीज्ड हीट है ये यहाँ की एयर को और गर्म कर देगी और उसके बाद फिर से ये एयर और ऊपर ऊपर उठेगी और लो प्रेशर जो है वो इंटेंसिफाई ही होता जाएगा। अब चारों तरफ से हाई प्रेशर से विंड्स चलेगी इस लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। आगे देखते हैं, तो होगा क्या, मोर एंड मोर एयर विल राइज अप हाइयर एंड हाइयर, ठीक है। एयर ऊपर जाती जाएगी इन द एटमॉस्फेयर, फॉर्मिंग मोर एंड मोर थिक क्लाउड्स ऑल अराउंड, और उसकी वजह से क्या होगा, मोर एंड मोर एयर विल रश फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन टुवर्ड्स दिस स्टॉर्म। अब हाई प्रेशर से तो ज्यादा हवाएं चलेंगी क्योंकि यहाँ बहुत लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लेकिन instead of moving into the center of the low pressure region, high pressure winds जो है वो they will start revolving around the center of low pressure region, right। और ऐसा क्यों होता है, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। ये देखिए, अब यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये विंड्स ऊपर जा रही हैं, राइट, क्लाउड्स बना रही हैं। अब हाई प्रेशर विंड्स जो आएंगी वो इस लो प्रेशर को फिल करने के बजाय इसके चारों तरफ घूमने लग जाएंगी, इस तरह से रिवॉल्व करने लग जाएंगी, राइट। अब ये क्यों होता है, हमने पहले भी बात की थी, विंड की डिफ्लेक्शन होती है कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ, ये पूरे इवेंट्स हमने कहा ये साइकिल रिपीट होता जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, वेरी लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा सेंटर में और उसके चारों तरफ क्या है, वेरी हाई प्रेशर विंड्स है जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही हैं। और जब इसकी विंड स्पीड जो है वो 119 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाएगी या फिर 74 माइल्स पर आवर पहुंच जाएगी, तो उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, ऑलराइट। ओके,
तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं साइक्लोन डेवलपमेंट को, जैसे कि विंड स्पीड हो गया, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स में। अब आप देख रहे हैं कि साइक्लोन्स में क्या हो रहा है, बहुत ही लो प्रेशर रीजन है बीच में और उसके चारों तरफ जो है वो हाई प्रेशर विंड्स और हाई स्पीड विंड्स जो है वो रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से वाटर में भी आपको इसी तरह की जो है ये देखने को मिलेगी। देखिए बीच में बिल्कुल लो प्रेशर रीजन होगा और चारों तरफ से हवाएं जो है वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, राइट। ओके, अब इससे क्या होता है, हमने कहा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो सी में फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जब तक वो सी में फॉर्म हो रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन क्या होगा, विंड मूवमेंट की वजह से ये जो स्टॉर्म्स हैं वो लैंड की तरफ को आ जाते हैं और जैसे ही ऐसे स्टॉर्म्स, हाई स्पीड विंड वाले स्टॉर्म लैंड को स्ट्राइक करते हैं तो बहुत ही ह्यूज स्केल में डिस्ट्रक्शन होती है। पानी जो है उसका लेवल इतना हाई होता है कि वो अंदर तक लो लाइन कोस्टल एरियाज में घुस जाता है, वहां फ्लड्स आ जाते हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लोग मर जाते हैं, राइट। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं जब लैंड में एंटर करते हैं तो धीरे धीरे वो वीक भी हो जाते हैं और इवेंचुअली डिसिपेट भी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, बेसिकली वार्म ओशियन वाटर से सारा सिस्टम क्रिएट हो रहा है, एयर राइज कर रही है। तो जब वो लैंड पे जाते हैं तो उनको वो एनर्जी नहीं मिलती जो वार्म ओशियन वाटर से मिल रही है, इसलिए लैंड पर जाकर वो थोड़ा टाइम बाद ही खत्म हो जाते हैं, ओके, वीकन हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन की। A large cyclone is a violently rotating mass of air in the atmosphere 10 to 15 किलोमीटर high, right? हमने बात की थी कि इसमें क्या होता है, मास ऑफ एयर जो है वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रही है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से आपका जो वाटर है उसकी भी मूवमेंट शुरू हो जाती है और साइक्लोन्स बनने लग जाते हैं सी वाटर में। अब सेंटर ऑफ साइक्लोन इज अ काम एरिया, इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। जो सेंटर है वो काम एरिया होता है, उसे आई कहते हैं। जैसे अगर आप वाटर में बात करें तो जो सेंटर में एरिया आपको दिख रहा है ये हुई साइक्लोन की आई, सो इट इज अ काम एरिया। The diameter of the eye varies from 10 to 30 kilometers. It is a region free of clouds and has light winds. अब इसका diameter approximately 10 to 30 kilometers होता है। Around this calm and clear eye, there is a cloud region of about 150 kilometers in size. ठीक है, इस काम एरिया के अराउंड क्या है, क्लाउड रीजन है 150 किलोमीटर्स इन साइज अप्रोक्सीमेटली, और इस रीजन में चलती है हाई स्पीड विंड्स 150 से 250 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, ओके, अवे फ्रॉम द आई। And away from this region, the high speed wind gradually decreases. इसके बाद जो है वो धीरे धीरे स्पीड जो है वो gradually decrease होने लगती है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन। बीच में जो है 10 to 30 किलोमीटर इन डायमीटर जो है वो है आपकी आई, जो एक काम एरिया है, यहाँ पर विंड्स नहीं चलती ज्यादा। इसके सराउंडिंग में जो एरिया बनता है अप्रोक्सीमेटली कितना हमने कहा, 150 किलोमीटर इन साइज, उसमें बनते हैं स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स और हाई स्पीड विंड्स चलती हैं 150 से 250 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो ये है आपके साइक्लोन का स्ट्रक्चर। Cyclone is a large scale air mass that rotates around a strong center of low atmospheric pressure. अब साइक्लोन्स के अलग अलग नाम हैं। जब इंडियन ओशन में साइक्लोन आता है तो उसे हम साइक्लोन कहते हैं, लेकिन जब अटलांटिक ओशन में साइक्लोन आता है तो उन्हें हरिकेन्स कहते हैं, राइट। इसी तरह से वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में जब साइक्लोन आता है तो उसे हम टाइफून कहते हैं, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विलीज कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब एक ही चीज है, साइक्लोन, हरिकेन्स, टाइफून्स, विली विलीज, ये सब एक ही चीज है, अलग अलग जगह के हिसाब से इनके नाम अलग अलग हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। अब हमें पता है साइक्लोन वायलेंट स्टॉर्म है, विंड स्पीड 150 से 250 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, हेवी रेन्स होती हैं, और इट कैन लिफ्ट द वाटर एज हाई एज 3 to 12 मीटर, राइट। हमने का जो लेवल है वो कितना हाई हो गया था, राइट।
तो स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं इस पानी को पुश कर देती हैं टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। सो जब ये हाई वेव विंड्स शोर पर हिट करती हैं, कोस्टल एरियाज पर हिट करती हैं, इट रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ एंड टू प्रॉपर्टी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हाउसेस की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, बिल्डिंग्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन लाइंस एटसेट्रा सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये सब थी डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय अ साइक्लोन। ओके, अब इंडिया की जो एंटायर कोस्ट लाइन है दैट इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। जो ईस्ट कोस्ट है इंडिया का दैट इज मोर वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, यहाँ ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म both in terms of intensity and frequency। यहाँ कम इंटेंसिटी के साइक्लोन्स भी आते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है वेस्ट कोस्ट पे। ऑलराइट, ओके, चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी मेजर्स की, कि जो साइक्लोन प्रोन एरियाज हैं वहां पे गवर्नमेंट को क्या क्या सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। सबसे पहले तो एक प्रॉपर वेल डेवलप्ड फॉरकास्ट एंड वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद रैपिड कम्युनिकेशन होनी चाहिए वार्निंग्स की। जब भी किसी साइक्लोन की वार्निंग मिलती है तो रैपिडली वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होनी चाहिए गवर्नमेंट एजेंसीज को, पोर्ट्स को, फिशरमैन को, शिप्स को एंड जनरल पब्लिक को भी, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट को उन एरियाज में स्टोन शेल्टर्स भी कंस्ट्रक्ट कराने चाहिए ताकि लोगों को वहां शिफ्ट किया जा सके इन केस ऑफ साइक्लोन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स भी होने चाहिए ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी सेफर प्लेसेस पर मूव किया जा सके, राइट। तो ये थे गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बात करते हैं कि अगर आप एक साइक्लोन हिट एरिया में रहते हैं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, सबसे पहले तो डू नॉट इग्नोर एनी ऑफ द वार्निंग। अगर कोई भी वार्निंग मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, टीवी में, रेडियो पे या न्यूज़पेपर्स में, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। जल्दी से जल्दी नेसेसरी अरेंजमेंट्स बनाइए कि आप कैसे अपने एसेंशियल गुड्स को, एनिमल्स को, व्हीकल्स को जो है और खुद को भी शिफ्ट करेंगे सेफर प्लेसेस पे, राइट। जब भी कभी साइक्लोन की वजह से पानी अंदर आ गया है, स्टैंडिंग वाटर है, तो इस टाइम पर रोड्स पे ड्राइव मत कीजिए क्योंकि हो सकता है रोड्स जो है वो डैमेज हो गए हो, आपको दिख नहीं रहा हो और आपका एक्सीडेंट हो जाए, राइट। ऐसे टाइम पे हमेशा इमरजेंसी सर्विसेज, जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं जैसे कि पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल सेंटर्स, इन सब के नंबर्स जो हैं आपके पास हैंडी होने चाहिए ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े आप डायल कर सकें। ऑलराइट, ओके, हमेशा स्टोर करके रखिए ड्रिंकिंग वाटर को, सेफ ड्रिंकिंग वाटर को, क्योंकि जब फ्लड्स आ जाते हैं तो वाटर जनरली कंटामिनेट हो जाता है। उस वाटर को अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। अब साइक्लोन्स की वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन हुई है, राइट, स्विचेस या फिर पावर लाइंस गिर गई हैं या कुछ भी हुआ है, तो आपको उस टाइम उन स्विचेस को, वेट स्विचेस को, फॉलन पावर लाइंस को टच नहीं करना है, उसमें करंट हो सकता है। बिना वजह बाहर फॉर द सेक ऑफ फन नहीं निकलना है। रेस्क्यू फोर्सेस को प्रेशराइज नहीं करना है, उनके साथ कोऑपरेट करना है, अपने नेबर्स के साथ कोऑपरेट करना है, फ्रेंड्स के साथ कोऑपरेट करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है डिजास्टर्स के टाइम। ऑलराइट, ओके, तो पहले की बात और थी लेकिन अब हम बेटर प्रोटेक्टेड हैं। अब जब भी कभी साइक्लोन जो है सी वाटर में फॉर्म होने लगता है तो हमें एडवांस में वार्निंग मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स एंड रेडार्स। ठीक है, उसकी हेल्प से हमें क्या पता चल जाता है कि साइक्लोन्स जो है वो आने वाला है। ठीक है, तो साइक्लोन अलर्ट या साइक्लोन वॉच जो है दैट इज इशूड 48 आवर्स इन एडवांस। गवर्नमेंट जो है लगभग 2 दिन पहले आपको बता देती है कि देयर इज अ साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन आ सकता है। एंड साइक्लोन वार्निंग जो है दैट इज इशूड 24 आवर्स इन एडवांस। इसलिए हम अप्रोप्रिएट प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले ही ले सकते हैं जब हमें पता लग जाए कि साइक्लोन की वार्निंग है, राइट। बहुत सारी नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऐसे साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स को मॉनिटर करती हैं। एक दूसरे की कोऑपरेशन से हमें ये सब पता चलता है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ साइक्लोन्स की फॉर्मेशन हो रही है और कहाँ डिजास्टर्स आने की संभावना है। ऑलराइट,
ओके, तो साइक्लोन्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब बात करते हैं टॉर्नेडोज की। अब इंडिया में टॉर्नेडोज आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। टॉर्नेडो क्या होता है? अ डार्क फनल शेप क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। पहले फोटो देख लेते हैं। इसे कहते हैं टॉर्नेडो। इस तरह का एक फनल शेप क्लाउड बनता है और ऐसा लगता है कि स्काई से पूरा नीचे ग्राउंड तक पहुंच रहा है, राइट? ओके, मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज जो होते हैं वो वीक होते हैं, लेकिन एक वॉयलेंट टॉर्नेडो जो है वो ट्रेवल कर सकता है एट अ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर्स पर आवर। अब डायमीटर जो है इस टॉर्नेडो का, इसमें हाई स्पीड विंड्स चलती हैं, राइट? अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड जा सकती है। अब डायमीटर जो है वो 1 मीटर तक भी हो सकता है और एज लार्ज एज 1 किलोमीटर भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। अब क्या है कि इसमें जो है वो लो प्रेशर रीजन है ये, ठीक है? तो due to the very low pressure in it, the funnel of a tornado sucks everything that comes near it at the base. इसके बेस में जो भी कोई इसके रास्ते में आएगा, जो भी चीजें होंगी, ये उसको सक कर लेगा और ऊपर से बाहर की तरफ उड़ाकर ऐसे फेंक देता है, ठीक है? It then throws the things upwards. Tornadoes can be very devastating. ठीक है? तो हमने क्या कहा कि इसके अंदर बहुत ही लो प्रेशर सिस्टम होता है, तो ये फनल शेप क्लाउड जहां जहां से चलेगा, इसके बेस में जो कुछ भी आएगा, प्लांट्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस, उसको उखाड़ कर ये ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, ठीक है? They can be very devastating. ओके, सो डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय टॉर्नेडोज की बात करें अगर, तो टॉर्नेडोज से कैसे डैमेज होती है? ड्यू टू हाई स्पीड विंड्स, तो वो ट्रीज को अप्रूट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स, टेलीफोन पोल्स, इन सबको अप्रूट कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? आपकी पावर सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब डिसरप्ट हो जाता है। इट इवन लिफ्ट्स पीपल एंड व्हीकल्स ऑफ द ग्राउंड एंड हर्ल्स देम हंड्रेड्स ऑफ मीटर अवे, राइट? अगर उसके रास्ते में व्हीकल्स आ गए, लोग आ गए, तो उनको भी लिफ्ट कर देता है और दूर जाकर फेंक देता है। दिस में लीड टू डेथ ऑफ द पीपल एंड डैमेज टू व्हीकल्स। इट ऑल्सो कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू बिल्डिंग्स। ओके, अब अगर आपको टॉर्नेडो आ जाए और आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप को एक ऐसे रूम में ले जाइए जो कहीं डीप इनसाइड है, अंडरग्राउंड है कहीं, ताकि वहां तक आप पर वो फनल शेप क्लाउड ना पहुंचे और आपको सक ना कर पाए, राइट? ऐसी जगह जहां पे डीप अंडरग्राउंड रूम, कोई जहां पर विंडोज ना हो, ठीक है? अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने घर की जो है विंडोज को शट कर दीजिए और किसी टेबल या बेंच के नीचे जाकर छुप जाइए, ठीक है? जहां पर वो डेब्रिस जो है वो आप तक ना पहुंच पाए। इस तरह से आप अपनी नीज पर बो डाउन हो जाइए, अपने हेड को इस तरह से प्रोटेक्ट कीजिए आर्म्स की मदद से, और इस तरह से आप टॉर्नेडो से अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो अब तक आप समझ गए होंगे कि विंड स्पीड कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट है ये जानना कि विंड कितनी स्पीड से चल रही है, ताकि हम डिजास्टर्स को प्रेडिक्ट कर सकें, राइट? इसीलिए विंड स्पीड को मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम एनीमोमीटर कहते हैं। ये एक एनीमोमीटर है, ऑलराइट? स्पीड ऑफ विंड इन कोस्टल एरिया शुड बी मेजर्ड रेगुलरली। कोस्टल एरियाज में तो स्पीड ऑफ विंड हमेशा रेगुलरली मेजर की जाती है, ताकि हमें साइक्लोन्स के बारे में जो है पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल जाए। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा चैप्टर विंड स्टॉर्म्स एंड